इस न्यूज के प्रायोजक है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदाकतपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ससुराल से गायब बीपीएससी शिक्षक की पत्नी ने खोली पति की पोल। ड्रग्स का सेवन करता है पति, अब लेना चाहती है तलाक। हाईवे पर लूटपाट करने वाला आधा दर्जन लुटेरा हथियार के साथ गिरफ्तार। कई मामलों का हुआ खुलासा। और मुजफ्फरपुर के कोठिया मजार पर धूमधाम से मनाई जा रही है सालाना उर्स मुबारक। मजार पर अकीकत की बरसात। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। नशे की लत के कारण जहां कई युवाओं ने अपना घर और जिंदगी बर्बाद कर दिया है, सूखे नशा का शिकार युवक और युवतियां भी हो रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर से एक पति पत्नी की कहानी सामने आई है, जिसकी आदतों से बीवी परेशान हो चुकी है। अब उसके साथ जीवन बिताना नहीं चाहती है। शादी के 1 साल बाद तलाक लेना चाहती है। वह कोर्ट में पति के खिलाफ परिवाद दायर करेगी। मामला औराई थाना क्षेत्र से सामने आया है। बीते दिन पूर्व बीपीएससी शिक्षक नूर अहमद ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें पत्नी के गायब होने की शिकायत की गई थी। मीडिया के सामने पत्नी ने एक बड़ा खुलासा किया है। लड़की ने कहा कि उसका शौहर नशे का आदी है। महीने की सारी कमाई नशे का सेवन कर जाता है। यहाँ तक घर पर अपने दोस्तों को बुलाता था। कई बार दोस्तों के द्वारा छेड़खानी भी कर दी जाती थी, जिससे परेशान होकर वह मायके चली आई। आपको बता दें कि नूर अहमद मीनापुर के रहने वाले हैं, जुगौलिया उर्दू स्कूल में पदस्थापित थे। उस बीच अपने ही स्कूल की छात्रा शाहिबा प्रवीण से प्यार हो गया। रात के अंधेरे में दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया और ग्रामीणों ने शादी करवा दी थी। शादी के बाद उसकी आदतों की जानकारी लड़की को लगी। विरोध करने पर एक बार तलाक भी दे चुका है। लगातार जान मारने की धमकी भी दी जाती थी। परेशान होकर बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। पूरा मामला यही है सर कि हम उसके साथ वो जो कहता है वो हमको गलत लगता है और वो गलत हम नहीं करना चाहते हैं उसके साथ। मतलब ये है कि वो नशा करता है, ले जाता है, रूम में बंद कर देता है, रात रात भर बंद कर देता है और उसके बाद फिर 4 आदमी को बुलाता है घर में और बोलता है कि सबके साथ नशा करता है, उसमें हमको ही पिलाता है। कई बार मेरा भी फोटो मेरे ग्रामीणों को दिखाया है। हालांकि हम भी ज़बरदस्ती में कर लिए थे, लेकिन वो चीज़ भी वो सबको दिखाया है। क्या चीज़? मतलब वो मुंह में सिगरेट उकलेट लगा देता था कि इसको पियो मज़ा आएगा, और वो चीज़ हम भी कभी कभी किए हैं उसके डर के मारे, और वो चीज़ वो किया है। 4-5 लड़का को एक रूम में रखता है मेरे साथ और नशा करता है और वो सो जाता है और सब लड़का मिलके बदतमीजी करने लगता है मेरे साथ। कभी कोई गलत भी करने का प्रयास किया? नहीं, हम ऐसा होने नहीं दिए और सब उसी का दोस्त है। क्या चाहती हो तुम? ऐसा गलत आदमी के साथ कैसे रहेंगे सर, जिसके पास खुद का इज्जत नहीं है। बेचने उठने का बात नहीं? तो बेचने का बात बहुत बोलता है। मुजफ्फरपुर ले जाएगा, रोड पे खड़ा कर देगा, बोलेगा इसी में ले जाओ, तुमको इसी में बेच देंगे। कहाँ चक्कर? जी। और ऐसा भी हुआ है कई बार कि रास्ते में शाम में जाता है तो 12, 1, 2 ऐसे टाइम होता है लौटने के लिए उसका, और उस बीच में गाड़ी खड़ा करके बोलता है कि इसमें मार देंगे, तुम्हारा माँ बाप क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कमज़ोर है, गरीब है, ये है वो है। मतलब ताना भी बहुत ऐसी चीज़ों का दे चुका है। तुम नहीं रहना चाहती? नहीं, और हक मेहर मेरा वो 1 रुपया नहीं दिया है, प्लस 2 लाख रुपया हुआ है उसके पास मेरा, जो ग्रामीणों ने बांधा है
लेकिन 1 रुपया वो दिया नहीं, लेकिन बहुत ताना दे चुका है। और हम उसका पैसा वैसा 1 रुपया नहीं जानते, कुछ नहीं जानते उसका। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप 4 आदमी से पूछ सकते हैं। क्या चाहती है? हम एकदम चाहते हैं कि क्लियर हो जाए उसके साथ, पीछा छूट जाए, मतलब अलग हो जाए। तलाक लेना चाहती तलाक लेना चाहते हैं, या तो वो दे या तो हम ले, लेकिन लेना है। तुम तलाक लोगी या वो देगा तलाक? वो दे दे तो ठीक है, अगर वो नहीं देगा तो हमको लेना ही पड़ेगा ना। क्या लोगी? हम खुला का अप्लाई करेंगे जी, क्या अप्लाई करोगे? खुला अप्लाई करेंगे तलाक के लिए। तलाक के लिए। हथियार के बल पर बाइक की लूट कर और इन बाइकों के सहारे लूट की विभिन्न घटनाओं को अंजाम देने वाले हाईवे लुटेरा गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों को मुजफ्फरपुर पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधी अंतर जिला वाहन लुटेरा गिरोह के सदस्य हैं, जिसके द्वारा जिला मुजफ्फरपुर के अलावा चंपारण जिले में बाइक लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इस गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा गया है, जबकि वहीं सरैया थाना क्षेत्र में भी लूट मामले में 3 लुटेरों को पकड़ा गया है, जबकि एक सदस्य मौके से भागने में सफल रहा। दरअसल साहिबगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक बाइक की हथियार के बल पर लूट की घटना हुई थी, जिस मामले में पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया था। इस गिरोह पर कार्रवाई करने के लिए अभियान चला रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक लुटेरा गिरोह सरैया थाना क्षेत्र में फिर से एक घटना को अंजाम देने के लिए जुटा हुआ है। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके से सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से हथियार, कारतूस के अलावा लूटी गई 4 बाइक जो अलग अलग थाना क्षेत्र की है बरामद किया है। वहीं सरैया थाना क्षेत्र में भी 3 सदस्यों को पकड़ा गया है, जो कि लूट करने के मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। रेवा पुल के पास NH 722 के पास एक बाइक की घटना छीनने के समय प्रकाश में आई। पूर्व में भी वहां पे रेवा पुल के पास 2 बार बाइक छीनी गई थी, जिसमें से एक टीम गठित किया गया था और टीम द्वारा कल आसूचना संकलन करते हुए कार्रवाई किया गया, जिसके तहत 3 अभियुक्तों को, जिनका नाम विकास कुमार है, 2 का नाम विकास कुमार है और 1 का नाम रोहित कुमार है, और तीनों अयोधपुर थाना सरैया के ही निवासी हैं, जिनके पास से 2 स्प्लेंडर बाइक, दोनों बाइक पिछले कांडों में लूट का है। एक कांड 3425 था, दूसरा 8325 था और एक कांड 48024 था। इस तीनों कांड में से 2 में लूटी हुई बाइक बरामद किया गया है। इनके अन्य साथियों का भी पता लगाया जा रहा है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए उनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 स्प्लेंडर जो पूर्व के कांड में लूटी गई है और 2 मोबाइल बरामद किया गया है। अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान अभी जारी है और अन्य बचे अभियुक्त जो हैं उनको भी जल्द एडीजी मद्य निषेध शाह मुजफ्फरपुर जिले के नोडल पदाधिकारी सुशील मान सिंह खोपड़े ने क्राइम कंट्रोल, स्मार्ट पुलिसिंग व शराबबंदी को सफल बनाने समेत 15 बिंदुओं पर समीक्षा की। तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा के कार्यालय में गुरुवार को आयोजित इस बैठक में एडीजी ने पुलिस मुख्यालय से जारी दिशा निर्देशों का कितना अनुपालन किया गया है, इसकी समीक्षा की। बैठक में डीआईजी के साथ एसएसपी सुशील कुमार, सिटी एसपी विश्वजीत दयाल, ग्रामीण एसपी विद्यासागर, प्रशिक्षु आईपीएस गरिमा समेत जिले के सभी डीएसपी शामिल हुए। एडीजी ने पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देशों का बिंदुवार समीक्षा किया। इसमें प्रमुख रूप से लंबित मामलों का निपटारा, स्पीडी ट्रायल की प्रगति, कांडों की जांच में निर्देशों का थाना स्तर पर कितना पालन किया जा रहा है, लंबित वारंट कुर्की का कितना निष्पादन किया गया है, वांटेड अपराधी व शराब माफियाओं की गिरफ्तारी को लेकर विशेष टीम बनाई गई है या नहीं, लूट, हत्या, डकैती समेत गंभीर नेचर के कांडों में सामूहिक सुपरविजन की जा रही है या नहीं, शराबबंदी को प्रभावी बनाने व ज़्यादा से ज़्यादा शराब बरामदगी को लेकर क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, इन सभी की समीक्षा की। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, इसकी भी जानकारी ली। क्राइम कंट्रोल करने को लेकर एडीजी ने कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश एसएसपी सुशील कुमार को दिया है।
आज की बैठक में जनरल यहाँ पर क्या सिचुएशन है उसके बारे में फीडबैक लिया गया सभी पदाधिकारियों से। और जो पुलिस का कार्य रहता है मेनली क्राइम कंट्रोल है, और स्पेशली शराब, चूँकि मेरे पास प्रोहिबिशन प्रभाग है तो शराब संबंधित जो केसेस है और शराब पर किस तरह से कंट्रोल करना है इसकी रणनीति बनाई गई और उनके केसेस के बारे में चर्चा हुई। भूमाफियाओं पर भी कुछ लेकर हुआ सर? वो तो जनरल क्राइम है, जो लैंड रिलेटेड हो, बालू के रिलेटेड हो या शराब के रिलेटेड हो, उस पर भी कतिपय निर्देश दिए गए हैं और उसके बारे में हेडक्वार्टर में चर्चा होगी। इसके बाद वहाँ से कुछ निर्देश इनको मिल जाएंगे। कई अपराधियों का संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया गया है सर। अपराधी वो तो प्रक्रिया पहले से यहाँ चल रही है। अपराधी जो है, चाहे शराब के अपराधी हो चाहे अन्य किसी भी कारण से जो अपराध में आए हैं, जो बड़े बड़े अपराधी हैं, उनकी संपत्ति पर जो नया एक्ट बना है BNS, उसके तहत कुर्की का प्रावधान उसमें है, संपत्ति कुर्क करने का, तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। बिहार में चिन्हित कर दिया गया है जो बड़े शराब माफिया जो बड़े बड़े संपत्ति को अर्जित किए हैं, उन लोगों को भी लिस्ट बनाया गया है। वो लिस्ट बनाया है, उसके बारे में भी चर्चा इसमें हुई और उसमें भी इस तरह के प्रस्ताव जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी कोठिया स्थित हजरत इस्माइल शाह वारसी का 2 दिवसीय 57वां सालाना उर्स मुबारक गुरुवार को संपन्न हो गया। उर्स में शामिल होने व दाता के मजार पर चादर पोशी के लिए अकीकतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। देश विदेश से आए लोगों ने मजार शरीफ पर गुलपोशी व चादर पोशी की। मजार शरीफ पर मिलादुन्नबी, कुरान ख्वानी व फतेहा ख्वानी भी हुई। ज़ायरीनों ने अमन व तरक्की की दुआएं मांगी। उर्स को लेकर मजार शरीफ की भव्य सजावट की गई है। NH 27 से मजार शरीफ तक दुकानें सजी हैं। मजार शरीफ के गदी नशी मोहम्मद हुसैन वारसी ने बताया कि दाता के मजार पर मांगी गई दुआ कबूल होती है। दशकों की परंपरा के तहत उर्स के दूसरे दिन गुरुवार की दोपहर कांटी पुराना चौक से गाजे बाजे के बीच संदल जुलूस निकाला गया। शाम में शमा की महफिल हुई। इसमें देश के नामचीन शायर व उलेमा ने शिरकत किया। नाव वाले मजार को भव्य तरीके से सजाया गया था। इसकी सुंदरता व भव्यता भी लोगों को मोहित कर रही थी। फिजा में गूंजती हम्द, नात व मनकबत माहौल को और भी खुशगवार बना रही थी। मजार के आसपास छोटी बड़ी सैकड़ों दुकानें सजी हैं। बच्चों के लिए तरह तरह के झूले भी लगे हैं। देर रात मिलादुन्नबी का आयोजन किया गया। हमारे गांव के सौभाग्य है जब हुजूर पाक का यहाँ मजार है और यहाँ सभी धर्म के लोग और बच्चा सभी एक सूत्र में, एक विचार में, एक लाख मोहब्बत में चलते हैं और सब लोग शामिल होकर और हुजूर पाक के चादर जो काफी से आता है समझ उसमें जो है शामिल होते हैं। एकदम हिंदू मुस्लिम कोई बातें नहीं है, सब एक है, एक समान है। सब लोग हम लोग मिलके ये हुजूर पाक का जो उर्स होता है इसमें हर हिंदू मुसलमान सब लोग मिलके एक समाज में जुटकर हम लोग जैसे उर्स मनाने का काम करते हैं। पूरे सहयोग रहता है हम लोग का, जैसे हिंदू समाज से मतलब कहीं भी कोई राय नहीं है। हम लोग हमेशा आज से नहीं, हम लोग के पूर्वज लोग भी यही एक मिसाल जहाँ से यहाँ का कायम करके रखे हैं। जो हम लोग के गार्जियन थे उनके दिशा निर्देश आज भी हम लोग उन्हीं को पराचीन पर चल रहा है। आज निकाली गई थी कहाँ से? आज चादर जो है से कांटी चौक से मुन्ना शाह के घर से चादर पुराना चौक होते हुए कांटी चौक, नया चौक होते हुए और नेता चौक होते हुए आज मजार शरीफ पर यहाँ जो है चादर पोशी का जुलूस जैसे आए हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लोग शामिल होकर हम लोग 1 लाख मोहब्बत से मजार पर जो है चादर चढ़ाने का काम हम लोग सभी समाज के लोग मिलकर करते हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर? यही कहेंगे कि देश के लिए अमन और सुकून की दुआ हो रही है और हजरत का उर्स मनाया गया है 57वां उर्स, जिसमें दूर दराज से लोग कई शहरों से आए हैं। कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, उड़ीसा, गुजरात, सब जगह से लोग आए हैं। इस्माइल शाह वारसी के मजार मुक़द्दस पर
हम लोग हाजिरी लगाने पहुंचे हैं और यहाँ आज उनका उत्सव मुकद्दस मनाया जा रहा है, जिसमें देश के ही नहीं अन्य देशों से भी उनके चाहने वाले मानने वाले जायरीनों की काफी लंबी तादाद है। लाखों में लोग यहाँ पहुँचते हैं। हम लोग भी दरबार में हाजिरी लगाने का काम किया है और हजरत से दरबार में दुआ किया है कि हम लोगों के समाज में शांति, अमन और सद्भाव कायम रहे। हम लोगों को कांटी ही नहीं, संपूर्ण देश में अमन शांति कायम रहे और देश उन्नति और प्रगति पर राह पर चले। सभी लोगों का विकास हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और जो स्वास्थ्य बीमार चल रहे हैं वैसे लोगों को सेहतमंद अदा हो। इन सब तमाम बुनियादी सवालों को भी हम लोगों ने दरगाह में हाजिरी लगाई है। यह दुआ कबूल हो और हमारे देश प्रदेश में उन्नति और प्रगति हो। इसी मजार से बात हुआ था पर्यटन स्थल देने का, अभी तक उसका कुछ कवायद नहीं हुई। देखिए, हमने तो विधानसभा में भी इस बात को उठाने का काम किया था और एक टीम भी आई है, सर्वे करके गई है और तमाम यहाँ के जो लोग हैं, कमेटी के लोग भी थे। सरकारी प्रक्रिया को तो आप समझते ही हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है, इंशाल्लाह निश्चित तौर पर होगा ही। 3 किलोमीटर का सफर करके आए हैं, कितना परेशानी हुआ, पैदल चले हैं काफी दूर। खुशी महसूस की है, परेशानी के ना, ऐसे भी कहीं भी आप चले जाइए, जहाँ दरबार है, जहाँ ईश्वर अल्लाह का वास होता है, बुजुर्गों का वास होता है, वहाँ जितना दूरी से तय करके जाइएगा उतना ही ज्यादा सवाब दैन हासिल होता है और उतना ही ज्यादा आपकी जो है, जितने तकलीफ से जाइएगा उतना ही दुआ जल्दी कबूल होती है। प्रशासन का ढील रवैया देखी गई है, प्रशासन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो देख रहे हैं सब जगह लोग हैं। अगर प्रशासन की ढीली व्यवस्था है तो उसको चीज दिया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है। मुजफ्फरपुर में धोखाधड़ी का एक अनोखा मामला सामने आया है। एक दोस्त ने अपने दोस्त से धोखाधड़ी कर उधार जमीन रजिस्ट्री करा लिया। जब जमीन की राशि देने की बात कही गई तो दोस्त के साथ मारपीट की गई। बीच बचाव करने गई दोस्त की पत्नी को भी पीट डाला। दोबारा पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में थाना में आवेदन दिया गया है। मामला ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के कृष्णा टोली का है। यहाँ के बिक्कू कुमार के साथ धोखाधड़ी की गई है। बिक्कू ने अपने दोस्त से 11.5 कट्ठा जमीन बेचा था। दोस्ती की दुहाई देकर जमीन उधार रजिस्ट्री करा ली। 3 महीने में पैसा देने की बात कही गई थी। समय बीतने के बाद बिक्कू अपनी पत्नी पूनम के साथ बकाया राशि मांगने गए दोस्त ने मारपीट की। पत्नी के साथ भी मारपीट व गाली गलौज की गई। बिक्कू कुमार ने बताया कि आरोपी से पहले काफ़ी दोस्ती था, घर पर आना जाना था, जिस वजह से अपनी ज़मीन उधार रजिस्ट्री कर दी। जब बुधवार को पैसा मांगने गए तो मेरे और पत्नी के साथ मारपीट की गई।
दोबारा पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी है और पैसा देने से इनकार कर रहा है। हमारा वो पुराना घरेलू रिश्ता है उनसे, आज से नहीं करीबन 20 साल 15-25 साल 30 साल से उनसे आना जाना, उनका भी आना जाना, हम उनके घर के तरह एकदम रहते थे। जब ये कुछ मौका का जब आया, जब काम कुछ बन को आया तो हमने अपने पत्नी, जब हमारे भाई जब विरोध हम सबको कर रहा था, जहीं तहीं से ज़मीन जेने तेरे प्लॉट अपना बेचना स्टार्ट किए, ये सब करना स्टार्ट कर दिए, तो उसी एवज में हम रविकांत कुशवाहा से हम जाकर बातचीत किए कि हमको ज़मीन का पैसा, ज़मीन लिखवाना है पत्नी के नाम पर, हमको कुछ पैसा वैसा चाहिए। अब उस एवज में वो अपना बोले कि गारंटी के तौर पर भाई कुछ देना हो, तो वही 1.25 कट्ठा पहले उनको ज़मीन हम गिरवी रखे, उसके बाद तो उनसे पैसा उठाते गए, जहाँ यहाँ वहाँ का जहाँ का ज़मीन था वो अपनी पत्नी के नाम पर हम रजिस्टर करवाते गए। उस एवज में फिर क्या हुआ, अब इनसे जब हम चली बातचीत, जब धीरे धीरे हो भैया बैठ के हिसाब करने, तो उसी एवज में फिर 1.25 कट्ठा के बाद 1 कट्ठा उनके पीछे पड़ता है, 1.25 कट्ठा के पीछे, उसी के पीछे 1 कट्ठा फिर रजिस्ट्री करवा लिए, फिर 16 धुर का रजिस्ट्री करवा लिए ये, और फिर जगदम्बा नगर में 7.5 कट्ठा रजिस्ट्री करवाई, फिर 1 कट्ठा 7 धुर वहाँ का रजिस्ट्री करवा लिए। इसी तरह हो तो भैया इतना ज़मीन सब है 62 हम ले लिए, ये सब बोलने लगा। ठीक है, तब भैया हिसाब के बारे में जैसे ही हम बोले तैसे ही अभी कहते जो हो जाते ना, अपना घर वाला बात है, जखनी मने तखनी बोला के थोड़ा सा हिसाब कर ले, ज़्यादा घबरा के बाद नू यही सब चीज़। अब हम पैसा मांगने जब 1.5 साल से स्टार्ट किए, तो वो आज बिहान करते ऐसे होता है, केस होता है, ये होता है, अगरम बगरम, अन्यथा ये सब बात पतियाने लगा। अब फाइनली जब हम मांगने लगे तो पैसा, एक बार हम गए उनके घर, वो गए हमें से, तो हम पर केस भी कर दिया, रंगदारी का केस करके हमको जेल भी भेज दिए पैसा मांगने के थ्रू में। कौन थाना में? ब्रह्मपुरा थाना में रंगदारी के उस एवज में हम जेल भी चले गए। 2 दिन के बाद जेल से आए तो पत्नी गई पैसा, तो उनके पिताजी भाई सब कहने लगा कि उनको पैसा मिलते ख्याल चिंता करे। उसके बाद हम और पत्नी फिर गए, हम और पत्नी सिर्फ हम गए, तो वहाँ पर बोला कि हाँ रविकांत कुशवाहा आए, अभी तो जेले भेज ली होती तो पिस्टन कमर में उसके भेज देती है, ना तो जान से मार के फेंक देती, पतो चलती है श्रीकांत, ये सब बोला। ये सब तो इसके पिता है उसका कहला बोल रहा है, तो ऐसे ये डांटी कैसे कहला मार के फेंक दीजिए, इतना हराम के दे, तो ये सब बात हुआ। और उसके बाद उसके पिताजी बोले बुआ तू जो सिर से तो पैसा 1-1 रुपया मिल जाता हूँ, उसके पिताजी का कहना। आज कल जब गए 10:30 बजे, तो देखिए उसके दरवाजा पर जाते मातर कहा गए, यहाँ कहा है क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं है, यहाँ जाओ, यहाँ से जाता है कि नहीं जाता है। तो पत्नी को पहले डांटा, उसके बाद हमको गए ऐसे कला बोले छाऊ, तो हमारा जैकेट धो के घिसाने लगा, ले गया गेट पर, धक्का मार के पर फिर भीतर हम आए, तो उसका बैट उठा लिया। तो देख ली कि पति के हमारा मार खाते हुए, तो ये भी गई चाव करिए, तो इसको भी धक्का उक्का देने लगा, तो ये बैठ गई, तो इसको भी घंसाने लगा, तो यहाँ पर कपड़ा फट गया। उसके बाद ही पैर धो के खींचने लगा इसको गेट के बाहर फेंकने के लिए। वहीं धोखाधड़ी के आरोपी रविकांत कुशवाहा ने बिक्कू कुमार पर मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। बिक्कू और उसकी पत्नी के द्वारा ब्रह्मपुरा थाने में लिखित शिकायत को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने बताया कि बिक्कू कुमार से मात्र 5 डिसिमल जमीन का सौदा 40 लाख रुपए में तय हुआ था, जिसमें लगभग 34 लाख रुपए चेक के माध्यम से दिया गया। बाकी बचे हुए रुपए नकद दिए गए, जिसके बाद बिक्कू कुमार ने जमीन की रजिस्ट्री की है। यह मामला पूरा आरोप बेबुनियाद है। हमने बिक्कू कुमार से मात्र 1.25 कट्ठा ज़मीन ही लिया है, जो जितना तय था उतना पैसा मैं भुगतान कर चुका हूँ, जो वह कबूल भी कर रहा है। लेकिन 11.5 कट्ठा का, उस 11.5 कट्ठा में से मात्र मैं 1.25 कट्ठा लिया हूँ, और जो ज़मीन बिका है वह अपने परिचित लोगों को ज़मीन लिखा है, उसमें हम कहीं से नहीं। मारपीट का भी आरोप नहीं, सारा बेबुनियाद है। वो मैंने मारपीट नहीं किया है। पूर्व में भी हम पे पैसा मांगने का दबिश बनाता है, जो पूर्व में 21/12/2024 को रात्रि आके रंगदारी मांगा दारू पी के, जो मैंने केस किया तो उसमें वो जेल भी गया था, जो अभी जमानत पे छूटा हुआ है। और मारपीट का भी आरोप लगाया है। मारपीट का आरोप बेबुनियाद है, मैं मारपीट नहीं किया। तो आपने इसका धोखाधड़ी नहीं की? नहीं, हम धोखाधड़ी नहीं की, हम तो भुगतान किए हैं। जो उतना में बात था, कुछ पैसा मैं बैंक से दिया, ट्रांसफ़र किया है उसके अकाउंट में, कुछ नगद दिया। क्या लग रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है? वो अपनी पत्नी को आगे करके ब्लैकमेल कर रहा है, दबिश बना रहा है, महिला को आगे करके हम पे दबिश बना रहा है। कारण क्या है कि वो हम ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं ना, तो देखा हुआ कुछ महंगा रेट में। भूमाफिया भगाओ, अस्पताल बचाओ। जन संघर्ष समिति सरैया की ओर से गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसके पूर्व शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से एक जुलूस निकाला गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विगत 2 मार्च 2024 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया के प्रभारी चिकित्सा
पदाधिकारी डॉक्टर डीसी शर्मा से मिलकर उस स्वास्थ्य केंद्र के पीछे के भूस्वामी आशुतोष शाही, विश्वमूर्ति शाही और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कुछ दबंग भूमाफियाओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 4 दीवारी एवं शौचालय तोड़कर NH 722 किनारे से उसकी 62 फीट जमीन पर कब्जा कर लिया। तभी से स्थानीय लोग इस अवैध कब्जे का जनतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से बार बार अस्पताल की जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराकर अस्पताल परिसर में शामिल करने की गुहार लगा रहे हैं। परंतु सत्ताधारी दल के स्थानीय सांसद, विधायक एवं MLC के दबाव में एक गहरी साजिश के तहत भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जे को वैध ठहराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वो आपको पारू प्रखंड के आपको जो है भोजपट्टी, चतुरपट्टी, उसके बाद जो है कि चैनपुर चिवटाहा, लगभग जो है 3 से 4 हल्का का जमीन, 788 एकड़ जमीन जो उपजाऊ जमीन है, आवासीय जमीन है, उस जमीन को जबरन जो है किसानों के बिना सहमति के, चूँकि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार अगर औद्योगिक विकास के नाम पर अगर जमीन को अधिग्रहण करता है तो 80% किसानों से आपको सहमति लेना होगा और सहमति लेके ही आपको जो है कि आपको अधिग्रहण का कार्रवाई को कर सकती है। लेकिन अंचलाधिकारी द्वारा बेगर किसान को सूचना दिए हुए 4 गांव का 788 एकड़ जमीन का जो जमीन आवासीय है, कोभी उगता है, उसमें जो है धान, गेहूं, तमाम दलहन, तमाम जो है फसल उपजते हैं, उपजाऊ जमीन को 788 एकड़ जमीन को अंचलाधिकारी पारू ने जो है प्रस्ताव भेजा है कि हम औद्योगिक विकास करेंगे, इस जमीन को हम अधिग्रहण करेंगे, जिसके लिए किसानों की बिना सहमति के आपको नापी करने के लिए भेज दिया गया और किसानों ने जो है नापी नहीं करने दिया। हम मांग करने आए हैं जिलाधिकारी महोदय से कि आप जो है CO जो यहाँ पर रिपोर्ट जो भेजे हैं कि बंजर जमीन है, उसको आप जांच कराइए। वहाँ पर तमाम तरह का जो है दलहन आपको जो है कि और आपको जो रब्बी धान, गेहूं, आपको जो है माने आपको सब्जी का खेती हो रहा है और उस तरह का जो है उपजाऊ जमीन को जो है कि आपको अधिग्रहण करने का जो प्रस्ताव भेजा है, अविलंब DM साहब उसको जो है रद्द करें और किसानों का ज़मीन जो है कि आपको माने नहीं ले, वो आवासीय ज़मीन है, वो आपको उपजाऊ ज़मीन है। अगर जो है सरकार अगर ज़मीन जबरन छीनती है तो वहाँ के किसान शांतिपूर्ण तरीके से बड़ा जन आंदोलन करेगी। हम DM साहब से मांग करते हैं कि अविलंब जो है कि उसको जांच किया जाए, उपजाऊ जमीन है इसलिए जो अधिग्रहण का प्रक्रिया को अविलंब जो है रोक लगाया जाए। लोहार को मूल जाति का दर्जा देने एवं लोहार जाति के लिए जनगणना कोड निर्धारित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर लोहार कल्याण महासभा ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान लोहार कल्याण महासभा का प्रतिनिधिमंडल DM से मिलकर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर लोहार जाति के लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष चंदेश्वर ठाकुर ने कहा कि लोहार जाति को सरकार ने उपजाति का दर्जा दिया है। जनगणना में लोहार को कर्मकार की उपजाति बना दी गई, जो 13 नंबर पर अंकित है। 177 नंबर पर लोहार के नाम से निर्गत किया गया है। हम लोगों ने 1 सप्ताह पहले भी राज्य सरकार एवं DM को ज्ञापन सौंपकर लोहार जाति के लिए अलग कोड निर्गत करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अब तक कोई काम नहीं किया है। हम आज 11 सूत्री मांग को लेकर के लोहार कल्याण महासभा मुजफ्फरपुर जिला इकाई धरना पर बैठी हुई है। हमारा जो मांग है 11 सूत्री में प्रथम मांग है कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार था लोहार को अनुसूचित जनजाति का दर्जा, वो भारत सरकार इसको समाप्त कर दी है। 1956 में लोहारा लिखा जाता था, इसको लोहारा लोहड़ा के भेद को मिटाने के लिए भारत सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा 1976 में संविधान संशोधन कर दिया गया। यही लोहारा है जो लोहार के नाम से जाना जाता है और पूरे बिहार में है। तो 1976 के गजट ऑफ इंडिया में अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 में उसको हिंदी में लोहार लिख दिया गया और उसमें स्पष्ट किया गया कि हिंदी और अंग्रेजी में जब विवाद हो,
चूंकि गजट ऑफ इंडिया अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है, तो इसको माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि हिंदी और अंग्रेजी में जब विवाद उत्पन्न हो तो हिंदी को प्राथमिकता देना है। ये गजट ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है और ये भी स्पष्ट है उसमें कि राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित गजट ऑफ इंडिया की चुनौती न्यायालय में नहीं देना है। फिर भी इसको कोर्ट में फंसा के लोहार के साथ अन्याय किया जा रहा है और मिला हुआ जो संवैधानिक अधिकार है उसको दबाया जा रहा है। ये 80 लाख लोहार बिहार का ये मानने के लिए तैयार नहीं है। हम मांग करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी से कि जो 1976 का जो संविधान संशोधन है वो सही है और उसको लागू करो, उसको काहे खत्म कर रहा है। ये लोहार के साथ गद्दारी हो रही है और प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को हमने कई बार यहाँ जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा हमने ज्ञापन सौंपा, वे सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। ये सरकार भारत सरकार है, चाहे बिहार सरकार है, ये सुशासन का सरकार नहीं है। लोहार इतना गरीब है, इसके पास न रास्ता है न खाने पीने का उपाय है। लोहार के साथ अन्याय क्या कर रहे हैं। हम उनको चुनौती देते हैं कि बिहार में उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। ये बिहार सरकार नीतीश कुमार जानबूझ के लोहार के साथ 3 को जाति लिख दिया और दूसरे जगह जाता है तो भ्रम पैदा होता है कि लोहार है कि तू कमार है कि कर्मकार है। ऐसा कहीं होता है? सही था उसको गलत कर दिया। महाशिवरात्रि पर मुजफ्फरपुर शहर में इस बार 55वें वर्ष की भव्य शिव बारात निकलेगी। इस मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए देवी देवता, भूत पिशाच, हाथी घोड़े, नंदी की झांकियां बननी शुरू हो गई हैं। यहाँ 1971 से हर साल गोला रोड स्थित श्री राम भजन सेवा आश्रम से शिव बारात निकलती है, जिसमें हजारों शहरवासी बाराती बनते हैं। इस दौरान वे झूमते, नाचते और नचारी गाते गोला रोड से पूरे शहर का भ्रमण करते हुए बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचते हैं। चौक चौराहों पर तोरण द्वार बनाए जाते हैं। रास्ते में हर गली में व चौराहे पर लोग इस बारात के स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। घर की छत से फूल बरसाए जाते हैं। बाबा गरीबनाथ धाम में रात में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाहोत्सव मनाया जाता है। भोलेनाथ दूल्हा बनते और माता पार्वती दुल्हन बनती हैं। इस बारात और विवाहोत्सव की भव्यता ये है कि इसमें शामिल होने और दर्शन के लिए पूरे उत्तर बिहार से लाखों श्रद्धालु आते हैं। शोभा यात्रा के संयोजक केदारनाथ प्रसाद ने बताया कि 1971 में महाशिवरात्रि के 13 दिन पहले बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विशेश्वर पाठक ने श्री राम भजन आश्रम पहुंचकर कहा था कि उठऊ जल्दी चलऊ, बाबा के बुलावा आयल हो। उसके बाद हम दोनों पैदल ही बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे, वहीं शिवरात्रि निकालने का फैसला लिया। इस शब्द से मुजफ्फरपुर शहर में शिवरात्रि पर भगवान शिव की भव्य एवं सुसज्जित बारात शोभा यात्रा निकाली जाने लगी। बहुत विचित्र सवाल है आपका, आपको पता नहीं? ये तो हर साल छपा है। हमने शिव महिमा ग्रंथ लिखा, उसमें भी इस बात को लिखा है। एक और विचित्रता यह है 5 का कि इसके 5 पुस्त हो गए ये जमीनदाता के, शिवदत्त, सेठ शिवदत्त जी, उसके बाद उनके लड़का रामचंद्र जी, उनके लड़का केदारनाथ चाचान जी, उनके लड़का सुरेश चाचान जी। इस तरह से 5 पुस्त इस जमीन को दान दे करके बाबा जब प्रकट हुए थे, बाबा स्थापित नहीं किए गए थे, ये स्वस्थापत्य है गरीबों के कल्याण के लिए। और लोग कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, लोग भूल नहीं करें, ये 13 ज्योतिर्लिंग है। इसकी मान्यता को दिलाने के लिए उन्होंने अपने भक्त प्रेम भिक्षु जी महाराज को बुलाकर यहाँ तप कराया था और 13 अक्षर का मंत्र श्री राम जय जय राम, जिसे विजय मंत्र कहा जाता है, जिस मंत्र को शिव काशी में मुक्ति हेतु उपदेश दिया करते थे और उसी मंत्र से किसी का तरन तारण होता था। तो इसकी शुरुआत की बात जब उनको हुई कि शिव भक्त हमारे दिशा विहीन हो रहे हैं, शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है कि उसमें बाबा का शादी का दिन है, बाबा एकदम खुश रहते हैं। इस पर्व को जो करता है मनोवांछित पाता है। कि 50वां साल में स्वर्ण जयंती था, स्वर्ण जयंती में हमारी फिर इच्छा प्रेरणा हुई बाबा की कि खूब भव्य रूप से मनाओ, तो हुआ। तो हमने आप लोग के माध्यम से आप लोग इसको प्रसारित कर दिया कि इस वर्ष स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी। बाबा का इतिहास किताब छपेगा, आप लोग को मिला था, वो किताब में लिखा हुआ है शिव महिमा ग्रंथ में। 1 लाख रुपया किसी भक्त ने भेजा
उसमें नाम था केदार प्रसाद। उस नाम से चेक फंसता नहीं, मेरा नाम केदारनाथ प्रसाद है। तो मैं कौतूहल में पड़ा कि 1 लाख रुपया एक आदमी कोई भेजा, कैसे भेजा, काहे भेजा। 5-6 दिन के बाद वो आदमी, पहले आदमी आते हैं, हमसे पूछते हैं कि चाचा जी हम पैसा भेजे थे, आप निकाले नहीं बैंक से, हमारे खाता में नहीं पड़ा हुआ है। कि वो हमको पता नहीं और आप हमको तो भेजे नहीं है, मेरा नाम केदारनाथ प्रसाद है, वो पैसा को हम निकाले नहीं है। और फिर 50 साल तक आप कहाँ थे? इस साल स्वर्ण जयंती मन रहा है तो हमको मजबूरन बाबा के नाम पर हमको थप्पड़ लग जाएगी बाबा से। वो अभी तक बाबा कराते रहे हैं, सब लोग मंगनी करता रहा है। अगर ये हम देंगे कि 1 लाख रुपया हमको अमुक आदमी ने दिया है तो हम तो दूसरे आदमी से दोषी हो जाएंगे। आप कृपया इस चेक वापस ले जाइए। मैंने किताब में उल्लिखित कर दिया, छप गया, किताब बट गया और उनको हमने 1 लाख का चेक वापस कर दिया। अर्थात भिखारी सारी दुनिया, दाता तो भगवान है। और आज के तारीख में हम लोग, अब हमारे साथ साथ हमारे गोपी किशन जी जो प्रोफेसर है, इस बार तो राजद के बड़ी उदारता की बात हुई है। देखिए आपके बात कौन करेगा, हम के जाने बाबा, वो अभी तक इसमें इतना रुचि ले रहे हैं कि हर काम में वो हाथ बटाते हैं। अभी भी देखे हैं आप लोग से भी उनका रूबरू हुआ है। तो इस तरह से ही 55 साल बीता है बाबा की कृपा से। पेंटर, कलाकार, ये सब जो गए घर पर खाने, इस बार अभाव है हमारे पास, अन्न भंडारी नहीं मिला, तो यहाँ खाना बनवाते थे, खिलवाते थे, तो लोग खा के आए। एकदम बाबा का काम है किफायत। बाबा कहते हैं कि एक बेलपत्ता जल चढ़ा दो, तेरा कल्याण हो जाएगा, जो चाहोगे सब मिलेगा। हम वही करते हैं इस शिवरात्रि का। उसमें आंकड़ा है, किताब में लिखा हुआ है कि अगर किया जाए तो करीब 25-30 लाख रुपया खर्चा होगा, तो भी आप जैसे लोग उदारता से आकर यहाँ मुफ्त में इसका प्रचार नहीं कर सकिएगा। आज इसकी विकास आप लोग के हाथ में है कि आप लोग इतना उदारता से इसके बारे में लिखते हैं कि पूरे बिहार में ही प्रचारित होता है। अब तो देखा देखी कई मंदिरों से, कई जगहों से, कई जगह से नेता लोग भी निकालना शुरू कर लिए हैं ख्याति के लिए। हम इसकी उपासना के रूप में करते आए हैं, अब भक्तों के हित में करते आए हैं, अब बाबा के निर्देश से करते आए हैं। इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। आप क्षमा कीजिएगा, हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि कैसा निकलेगा। जैसा भी निकलेगा, शायद ऐसा कभी नहीं निकला होगा, वैसा निकलेगा। बिहार के खिलाड़ियों को बिहार क्रिकेट संघ अब तक का सबसे बड़ा मौका देने जा रही है, जिससे बिहार के खिलाड़ियों को अपने भविष्य को बेहतर बनाने, प्रतिभा को निखारने और अपने आप को स्थापित करने का सबसे बड़ा मौका मिलेगा। बिहार में सभी जिलों के वैसे प्रतिभावान खिलाड़ी जिन्हें अब तक बिहार क्रिकेट संघ या जिला क्रिकेट संघ में खेलने का मौका नहीं मिल पाया है, वैसे खिलाड़ियों के लिए अब बिहार क्रिकेट संघ एक बिहार रूरल लीग कराने जा रही है, ताकि गांव में छुपे प्रतिभा को ब्लॉक, पंचायत, स्कूल, कॉलेज से निकाल कर निखारा जाए एवं सीधे खेल की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसकी जानकारी बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान बिहार रूरल लीग के संयोजक ने बताया कि सभी जिलों में 16 टीमों की गठन के लिए टैलेंट हंट आयोजित किए जाएंगे। जिला क्रिकेट संघ टैलेंट हंट और अंतर जिला लीग का आयोजन करेगी। 16 टीमों में 4 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा और टूर्नामेंट नॉकआउट आधार पर आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में 15 मैच होंगे, 8 लीग मैच, 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। सभी जिलों में 570 मैच खेले जाएंगे। जिला क्रिकेट संघ अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार हेतु बड़े पैमाने पर BCA द्वारा होने वाले इस बिहार रूरल लीग टूर्नामेंट में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगी, जिसमें BCA से निबंधित सभी जिला संघ सदस्यों की संलिप्तता सुनिश्चित है। इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन के जरिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बहुत जल्द ही मैच की तिथि एवं आयोजन स्थल का निर्धारण करने वाली है। सर्वप्रथम तो मैं मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघ के समस्त कार्यकारिणी सदस्यों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे निवेदन पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आप सभी मीडिया चैनल के जितने भी बंधु आए हुए हैं उन सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज जो हम लोग ये प्रेस मीट कर रहे हैं, आप लोगों के बगैर ये जो होने वाले टूर्नामेंट है वो कभी सफल नहीं होता है। इस टूर्नामेंट का सफलता का अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को श्रेय जाएगा आने वाले समय में तो हमारे मीडिया बंधुओं की तरफ का होगा। हम लोग चलते हैं, चूँकि ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन
जो बिहार रूरल लीग कराने का जो इन्होंने निर्णय लिया है, वो पूरे इंडिया में ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है, जिसमें पहले होते थे कि बच्चे एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए गांव-गांव से दूर दराज क्षेत्रों से आते थे और एसोसिएशन ज्वाइन करते थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे किसी न किसी अभाव में, किसी के पास किट नहीं है, किसी के पास आने जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, या बहुत दूर से अपने एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो लीग मैच नहीं खेल पाते हैं। और गांव देहात में आप लोग और हम लोग देखते हैं, हर गली कूचे में बहुत बेहतरीन से बहुत बेहतरीन हमारे क्रिकेटर खेलते हुए दिख जाते हैं। उनको एक उचित प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है। अगर उचित प्लेटफॉर्म रहता है तो उस जगह तो वो पहुंच नहीं पाते। लेकिन हमारे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है कि बिहार अब क्रिकेट को उस प्रतिभावान बच्चों तक लेके जाएगा जो दूर दराज क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं, जिनकी प्रतिभा उस ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित रह गई है। अब बिहार क्रिकेट को उन बच्चों तक ले जाने का प्रयास कर रही है। एक टीम में माने एक ग्रुप में 4 टीमें रहेंगी और कुल 8 लीग मैच, 4 क्वार्टर फाइनल मैच, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, यानी कुल 15 मैच होने हैं जिला में। ठीक है। इसके बाद जो फाइनल हो जाने के बाद 16 जितने भी खिलाड़ी खेले हैं, 16 टीम जो है, 16 टीम के जो बेस्ट परफॉर्मर है उसको मिलाकर जिला की एक टीम बनेगी। समझ गए आप लोग? क्लियर? अब हम लोग आते हैं, अब दूसरे फेज की ओर चलते हैं। जब 38 जिला की एक टीम बन जाएगी, चूंकि 38 जिला है बिहार में, 38 जिला को हम लोगों ने 8 जोनों में डिवाइड किया है और प्रत्येक जोन में 6 जोन में 5-5 टीमें सम्मिलित की जाएंगी और 2 जोन में 4-4 टीमें सम्मिलित की जाएंगी। और यहाँ से हम लोग जो सेकेंड फेज चालू कर रहे हैं, पहले तो हम लोग नॉकआउट कर रहे थे, अब हम लोग लीग के आधार पर हम लोग जो है इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको मिनिमम 3-3 या 4-4 मैच खेलने का मौका मिलेगा लीग में। उनका परफॉर्मेंस दिखेगा। हो सकता है किसी एक मैच में फ्लॉप हो जाए, दूसरे मैच में वो लड़का वो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर दे, तो हम लोग के नज़र में, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नज़र में आएगा। ये टूर्नामेंट समाप्ति के बाद हमारे जो भी बेस्ट प्लेयर उभर के निकलेंगे उनको उन्हीं के जिले से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ताकि आने वाले समय में वो जिला को, राज्य को या देश को रिप्रेजेंट करने, जैसा उनकी प्रतिभा, वो उस अनुसार से आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद जो हम लोग जो फर्स्ट फेज का जो मैच हम लोग समाप्त कर रहे हैं, उसमें 1 हफ्ते का हम लोग जो है ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे उन बच्चों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेलेक्ट हुए हैं। वो जितने भी हमारे मान के चलिए अगर टीम जिले की बनी, 1 हफ्ता का कम से कम ट्रेनिंग कैंप, चूँकि गांव देहात से बच्चे सब निकल के आ रहे हैं, उनको कुछ तकनीकी जानकारी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके कुछ खेलों में सुधार चाहिए, उसके लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन उनको 1 हफ्ते का ट्रेनिंग कहाँ पे लगाया जाएगा और खेल कहाँ पे होगा? मुझे देखिए, चूँकि हम लोगों को पहले तो बच्चे हमारे सेंटर पे आते थे, लेकिन चूँकि बिहार रूरल लीग गाँव तक जाना है, इसीलिए इसका जो सिलेक्शन होगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन 5-6 अपना एक जगह चुन लेगी, जो बच्चों को ज़्यादा दूर ट्रेवल करके नहीं आना पड़े, क्योंकि बहुतों का आर्थिक स्थिति भी गांव से अगर आते हैं और कुछ गरीब बच्चे हैं तो हो सकता है बहुत टैलेंटेड है, उनको आने जाने आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है, तो कम से कम हम तो वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करें। तो वो विभिन्न जगहों पे देख लीजिएगा, वैसे जगह फिर चिन्हित करके वहाँ ट्रायल ले लिया जाएगा। लेकिन जो गेम होगा वो 2-3 सेंटर जहाँ भी होगा, 2 सेंटर या 3 सेंटर पे वो जिला क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितने सेंटर पे वो मैच करा रही है। क्या सुनना हुआ? अभी और हम लोग आगे बढ़ा दें, इस तरह से इसमें और कुछ बातें हैं। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगर हम लोग टीम बना रहे हैं, टोटल टीम, तो लगभग 608 टीमें हो रही हैं पूरे इस टूर्नामेंट का। जो हम लोग खाका देख रहे हैं तो 608 टीमें हो रही है। मिनिमम 9000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नॉकआउट से लेकर लीग मैचों तक जितने भी मैच हो रहे हैं, इसमें टोटल 649 मैचेस हो रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। और इस टूर्नामेंट में आप लोग जो मीडिया बंधु हैं, आप लोगों का सहयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा जो भी कमेटी है वर्तमान में जिला में, वो कुछ ही दूर तक जा सकता है, कुछ ही बच्चों तक अपना ये सूचना पहुंचा सकता है। लेकिन हमारे हर एक प्रतिभावान बच्चे तक ये सूचना चले जाए कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म
उनको खेलने के लिए, उनके भविष्य के लिए तैयार रखा है या प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है, उनको सिर्फ आना है। ये कार्य आप तक, उन बच्चों तक सूचना पहुंचाने का कार्य सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग पहली बार कर रहे हैं। बिहार में क्या, ऑल ओवर इंडिया में ये पहली बार हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम लोग को बहुत सोच समझ के हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी त्रुटि रह जाए जिसके कारण इस टूर्नामेंट पे एक भी उंगली उठे। चलिए हम लोग इस टूर्नामेंट का जो प्रारूप है, हम लोग जो रोड मैप हम लोगों ने तैयार, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयार किया है, उस पर हम लोग आते हैं। सर्वप्रथम तो हम लोगों ने, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने समस्त 38 जिला को, जो निबंधित जिला सदस्य हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से, उन लोगों को मेल के थ्रू 5-5 सेलेक्टरों की सूची मंगवाई थी, जो सारे जिला संघों ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को 5 सेलेक्टरों की सूची भेज दी है। इन सेलेक्टरों का कार्य होगा कि ये अपने ज़िले में सारे बच्चों का ट्रायल लें। ट्रायल लेने के बाद 16 टीमों का निर्माण करें। जैसे मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघ में सेलेक्टर और कार्यकारिणी, मुजफ्फरपुर कार्यकारिणी का कार्य ये होगा कि ये अभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन करें और सिलेक्शन करें, और सिलेक्शन करने के पश्चात, अगर मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि अगर सिलेक्शन ट्रायल में हमारे 500 अगर बच्चे आते हैं और हमको 16 टीमें बनानी है, अगर 16 टीम, प्रत्येक टीम में अगर हम 15-15 खिलाड़ी को रखते हैं तो लगभग 270 हमको बच्चे चाहिए। तो 500 अगर बच्चे आते हैं तो उसको अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो 16 टीम में डिवाइड करके हम लोग कम से कम मिनिमम 270 बच्चों का हम लोग का रजिस्ट्रेशन कराना है और टीम बनाना है। और ये जो टीम बनेगी, अगर ब्लॉक स्तर पे अगर बन जाती है, अगर आ जाती है, आज चूँकि मुजफ्फरपुर में 16 ब्लॉक है और हमको 16 ही टीम चाहिए, ठीक है, तो अगर ब्लॉक स्तर पे बन जाती है तो अच्छी बात है। अगर मान के चलिए कि अगर बैलेंस नहीं बन पाती है, किसी ब्लॉक में टीम बना और किसी ब्लॉक में नहीं बना, तो इसमें क्या करना है कि हमारे सेलेक्टर क्या करेंगे, सारे खिलाड़ियों का ट्रायल ले लेंगे। जो बैट्समैन को अलग कर लें, ऑलराउंडर को अलग कर लें, बॉलर को अलग कर लें, कीपर को अलग कर लें, और एक बैलेंस टीम 16 टीम बना दे। अगर एक टीम में 5 हमको बल्लेबाज चाहिए, कीपर चाहिए, 5 बॉलर चाहिए, उस अनुसार जो है वो एक बैलेंस टीम बनाए, ताकि जो बच्चे खेलें तो एक दूसरे को टक्कर दे पाए। ये नहीं कि कोई टीम बहुत 200-300 रन बना रही है और कोई टीम जो है 10-20 पे ऑल आउट हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे को मौका मिले अपने जेन्युइन खेल। और ये बता देते ये इसमें ओपन एज कोई निर्धारित नहीं है, ओपन टू ऑल है, कोई भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक जिले का क्रिकेट लीग ज्वाइन नहीं किया हो या रजिस्टर्ड ना हो। जो खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं पहले से, जो जिले में क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जिले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो किसी न किसी अभाव में जिला एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं कर पाए या रजिस्टर्ड जिला क्रिकेट एसोसिएशन से रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। चलिए आगे हम लोग को पास अगर हम लोग 16 टीम अगर बन जाती है, उसके बाद हम लोग, जब तक हमारे पास टीम अवेलेबल नहीं होंगे, खिलाड़ी अवेलेबल नहीं होंगे, तब तक हमारे पास टीम नहीं बनेंगे। जब हमारे पास खिलाड़ी और टीम अवेलेबल हो जाएगा, तब हम लोग 72 घंटा या जो भी हो 3-4 दिन के अंदर हम लोग फिर टूर्नामेंट प्रारंभ कर देंगे। लेकिन फर्स्ट पेज में जो हम लोगों का टूर्नामेंट होगा, जिला स्तर पर नॉकआउट टूर्नामेंट होगा। कुल 15 मैच खेले जाएंगे, जिसमें और 16 टीम को हम लोग 4 भागों में। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है।